हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं मनोज कुमार बंसल फ्रॉम केमिस्ट्री वाले सर। स्वागत करता हूं आपका। वेलकम ऑन माय चैनल केमिस्ट्री वाले सर। आप लोगों ने मोर देन 1000 ऐप डाउनलोड करके मेरे को ये कहा है कि सर आप इस पर और काम कीजिए, और मेरा जो एंथुसियाज्म है उसको आपने बहुत बढ़ाया है। उसके लिए आपको थैंक यू। जो ऐप है उसकी जो डाउनलोडिंग है वो मोर देन 1000 क्रॉस कर चुकी है। तो मैं भी अपनी ड्यूटी को समझते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि उस डिमांड पर उस ऐप में बच्चों ने डिमांड की है कि सर आप केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक समझा दें। तो मैंने सोचा कि अगर आप टॉपिक ही समझना चाहते हैं तो अच्छा है कि हम लोग क्या करें, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में कलेक्टिवली बात कर लें। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है बच्चे जो आपको कम से कम, मेरा मानना है, 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको ये देगा ही देगा। केमिकल बॉन्डिंग कम से कम आपको 5 क्वेश्चन देगा ही देगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि केमिकल बॉन्ड है क्या। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये बॉन्डिंग, बॉन्ड मतलब बंधना, बॉन्डेड हो जाना। हम बोलेंगे ना कि इस कंपनी का इस एम्प्लॉय के साथ में बॉन्ड है, इस एक्स पर्सन का वाई पर्सन के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है। तो बॉन्ड मतलब क्या होगा? बंधना। तो हम क्या कहेंगे, जो केमिकल बॉन्डिंग का जो डेफिनेशन है वो क्या हुआ? एक आपके पास फोर्स है, फोर्स जो होल्ड कर रहा है, फोर्स विच होल्ड्स द, फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स और आयंस और मोलिक्यूल्स। सर मोलिक्यूल्स को भी होल्ड करने की नीड पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है जी। जैसा कि 2023 में क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था वीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के बारे में, तो कहीं ना कहीं मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? एक बॉन्ड है, ये फोर्स है जो होल्ड कर रहा है एटम्स को या फिर आयंस को, या फिर किनको होल्ड कर रहा है? मोलिक्यूल्स को। नंबर 2, अगर हम इस फोर्स के बारे में जानना चाहें तो इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होएगा? ये जो फोर्स है, अब ऐसा तो है नहीं कि फोर्स काम कर रहा है और बिना किसी कारण के काम कर रहा है। तो अगर कहीं कोई होल्डिंग फोर्स है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जरूर होएगा। आप अपने दोस्त के साथ बॉन्डेड है, क्यों है? आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, आपको उसके नोट्स चाहिए होते हैं, आपने उसको नोट्स देने होते हैं, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक जो आपसे डिस्कस करेंगे, या आप उससे डिस्कस करेंगे या वो आपसे डिस्कस करेगा, उससे आप कहीं ना कहीं अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई मोटिव होता है। तो वही बात है कि अगर कोई फोर्स आ गया, वो अगर होल्ड कर रहा है, कोई एक फोर्स आ गया जो होल्ड कर रहा है एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, तो उस फोर्स के पीछे वजह क्या है? वो जो फोर्स आया उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है? तो अगर हम हिस्टोरिकली चले, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग को हिस्टोरिकली पढ़ें, तो सबसे पहले देखा गया था ऑक्टेट रूल। सबसे पहले देखा गया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब हुआ? यहां थोड़ा सा आपके बैकअप की नीड मुझे होगी। अगर आप नोबेल गैसेस को देखते हैं, अगर आप नोबेल गैसेस को देखते हैं, हीलियम को छोड़कर नियोन से लेकर, क्रिप्टन से लेकर, जिनोन से लेकर, जो बीच में आर्गन रह गया वहां से लेकर एंड ओग्निसोन तक, इनका जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, वो NS2 NP6 है। यानी आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है। और एक जनरल अप्रोच है, रूम टेम्परेचर पर नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन रिएक्ट नहीं करते। तो हुआ क्या, इस ऑक्टेट रूल को देने वाले साइंटिस्ट जिनका नाम लुइस एंड कोसेल है, जिनका नाम लुइस एंड कोसेल है, इस रूल को देने वाले साइंटिस्ट ने अपने दिमाग में क्या अप्रोच डाली? इस ऑक्टेट रूल को देने वाले साइंटिस्ट ने अपने दिमाग में क्या अप्रोच डाली कि अगर किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ये साइंटिफिक थॉट है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही रूल ओबे करते हुए कोई भी केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी बॉन्ड बनेगा ना, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा माने
कि हिस्टोरिकली एक अप्रोच है, लुइस कोसेल ने इस थॉट को रखा कि अगर आप बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक द बॉन्ड, देन कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनते हुए, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनते हुए अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले। तो लुइस एंड कोसेल ने ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट रखा। उसका बेसिस क्या था जी? उसका बेसिस था इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फोर्स के लिए, रीजन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। एक तो ऑक्टेट रूल की बात चल रही है, दूसरा उसको हम बोलते हैं जी एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी का घटना। अगर बॉन्ड बनते हुए दो एटम्स हैं, जनरली आपने सुना भी होगा कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी किसी की ज्यादा है तो इसका मतलब वो रिएक्टिव है। किसी की एनर्जी अगर ज्यादा है तो क्या है जी? वो रिएक्टिव है। तो यहां मैंने लिखा है छोटी सी बात, अगर किसी स्पीसीज में एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या है जी? रिएक्टिव है। और जो रिएक्टिव होएगा साफ सी बात है अनस्टेबल होएगा। तो दुनिया की हर ऑब्जेक्ट, आप हो मैं हूं, हर कोई अनस्टेबल से स्टेबिलिटी तरफ का रास्ता, क्योंकि अगर आप यहां हो तो अनस्टेबल हो, अगर आप स्टेबल होने की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप स्टेबल होने की तरफ जा रहे हो तो इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी, आप रिएक्टिव थे, आप अनस्टेबल थे, तो इसी वजह से आप स्टेबिलिटी की तरफ जब जाओगे तो क्या करोगे? अपनी एनर्जी का लॉस करोगे, एनर्जी लूज करोगे। तो मेरा कहना क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या हुआ सर? फोर्स है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है जी? जो एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे रखने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। ठीक हुई बात। उसने कहा जी फोर्स क्यों बन रहा है? मैंने कहा जी दो वजह हो सकती हैं। हिस्टोरिकली चलें तो एक ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट है जो लुइस कोसेल ने दिया, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है एनर्जी को कम करना। आपने सुना होगा एटम्स का मतलब क्या होता है? एटम का मतलब है ए फॉर नॉट, और टम मतलब काटना, जिसको काटा नहीं जा सकता, अनकटेबल। लेकिन एटम के बारे में बोला गया है कि इनका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इनका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इनके पास एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। आप एक डेड बॉडी को देखें, जब आप एंट्री करेंगे अपने एमबीबीएस में, अगर आप जेई वाले हैं तो वैसे इमेजिनेशन करके देखें, डेड बॉडी की बात करें हम, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती। ये कारण क्या है? कि उसकी एनर्जी क्या हो गई है? लो हो गई है। उसकी एनर्जी क्या हो गई है? वेरी लेस हो गई है। तो जिसकी भी एनर्जी कम है, जिसकी भी एनर्जी कम है, वो क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, अनरिएक्टिव होगा। अगर उल्टा हो जाए, एनर्जी ज्यादा हो जाए, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो उस एनर्जी को लूज करके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो मोटी मोटी अगर मैं दो बातें आपके दिमाग में बोलूं, कि पहला कॉन्सेप्ट था किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए हिस्टोरिकली जो दिया गया, एक तो दिया गया जी ऑक्टेट रूल, दूसरा ऑक्टेट को कंप्लीट करना, दूसरा जो दिया गया वो क्या दिया गया जी? एनर्जी को डिक्रीज करना, एनर्जी लूज करना, जिसको आप बोलते हो एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का बनना एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो सर इन दोनों में सच क्या है? भाई साहब सीधी सी बात है, ये ऑक्टेट भी कहीं ना कहीं जाकर किससे मिल जाएगा बाद में? एनर्जी से। तो अगर कोई अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो स्टेबल बनेगा, ये कॉन्सेप्ट 100% लगता है। हां, केमिकल बॉन्डिंग की जर्नी में ऑक्टेट रूल एक माइलस्टोन है। केमिकल बॉन्डिंग की जर्नी में ऑक्टेट रूल एक माइलस्टोन है जो हमें बताता है कि कंपाउंड को अगर स्टेबल बनना हो तो एक तरीका ये भी है, वो है आउटर मोस्ट में आर्ट करना। वो अभी समझने जा रहे हैं हम लोग, तो सिक्वेंशियली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी ऑक्टेट रूल। तो आपके दिमाग में दो बातें मोटी मोटी चली गई होंगी, क्या? कि केमिकल बॉन्ड क्या है? हाँ ठीक है, फोर्स है। क्या कर रहा है? जो होल्ड करके रख रहा है। किसको होल्ड करके रख रहा है? एटम्स को, आयंस को या मॉलिक्यूल्स को। दूसरी बात, फोर्स ये एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? ये
एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? तो भाई साहब दो वजह हो सकती हैं, या तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन करना या अपनी एनर्जी को क्या करना, लूज करना। दोनों में से बेस्ट कौन है? बेस्ट तो एनर्जी को लूज करना है। क्या ऑक्टेट रूल नहीं है? मैंने कहा ये केमिकल बॉन्ड बनने की हिस्ट्री का एक माइलस्टोन है जो हमें पढ़ना पड़ता है, तो वो है आपके पास ऑक्टेट रूल नंबर 1। दिस ऑक्टेट रूल इज गिवन बाय लुइस एंड कोसेल। किन्होंने दिया जी? लुइस एंड कोसेल ने दिया। दूसरी बात क्या ऑक्टेट रूल को कोई और नाम भी दिया जा सकता है? तो अगर आप एनसीईआरटी में एंटर करते हैं तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज करना, गेन करना, शेयर करना। तो इलेक्ट्रॉन इधर एटम लूज कर सकता है और शेयर कर सकता है और गेन कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर करके करना क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 8। कुल मिलाकर जो लुइस कोसेल के दिमाग में चल रहा है कि चाहे वो लूज करे, चाहे वो गेन करे, चाहे वो शेयर करे, लूज गेन शेयर, लूज गेन शेयर, लेकिन आउटर मोस्ट में 8 करने बड़े जरूरी हैं। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलूं तो इस रूल को देने वाले साइंटिस्ट एक लुइस था, एक कोसेल था। लुइस का जो फील्ड था और जो कोसेल का फील्ड था, दोनों अलग अलग थे। फील्ड मतलब जिन कंपाउंड्स पे डिस्कस कर रहे थे, अपनी स्टडी कर रहे थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे। तो जो कोसेल था ये मैक्सिमम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अपनी स्टडी कर रहा था। जो लुइस है इसका जो स्टडी था वो मैक्सिमम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स पे था, जिनके बीच में ना शेयरिंग वाला बॉन्ड बना हुआ है। तो जहां शेयरिंग वाला बॉन्ड बना वो लुइस का कॉन्सेप्ट था, लुइस की थॉट थी, लुइस की रिसर्च थी। और जो कोसेल था उसकी जो फील्ड थी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर थी और इनऑर्गेनिक में भी मैक्सिमम आयनिक पर थी। जैसे तो कुल मिलाकर कोवलेंट आयनिक का कॉन्सेप्ट लुइस और कोसेल ने कलेक्टिवली अपनी रिसर्च में दिया। इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। इस थ्योरी में लिखा क्या है जी? कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके या शेयर करके या गेन करके अपने आउटर मोस्ट में 8 कर ले। 8 क्यों कर ले? तो यहां लुइस कोसेल के दिमाग में एक बात चल रही थी कि इस ऑक्टेट रूल का बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, इस ऑक्टेट रूल का बेसिस है इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। लेकिन क्या इनर्ट गैस हमेशा, जो नोबल गैसेस हैं वो क्या हमेशा इनर्ट होती है? ना, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। क्योंकि मुझे और आप दोनों को पता है, और आपने हल्का फुल्का भी पीब्लो का एलिमेंट पढ़ा हुआ है, तो वहां आपने सीखा हुआ है 1962 में जिनोन के कंपाउंड तैयार कर दिए गए थे। तो बच्चा कहेगा सर नोबेल गैस कौन सी हमेशा इनर्ट होती है? बिल्कुल ठीक बात है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन लिखकर चले। यही हमारे ऑक्टेट रूल का बेसिस बना कि ऑक्टेट रूल का बेस क्या है? ऑक्टेट रूल का बेस है इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैसेस, हीलियम को छोड़कर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको राउंड में लिखा था। पांचवी बात, अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होंगे तो जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हो आप लोग आयनिक बॉन्ड। बड़ा पावरफुल बॉन्ड है, इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रो वेलेंट बॉन्ड भी है। इलेक्ट्रो वेलेंट बॉन्ड भी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो कोवलेंट बॉन्ड है ये दोनों तरफ से शेयरिंग करके बनता है। बोथ एटम्स विल बी पार्टिसिपेट इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के दोनों एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग के अंदर। शेयरिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन यही शेयरिंग अगर सिंगल साइडेड, इस बात का क्या मतलब हुआ? सिंगल साइडेड मतलब क्या हुआ?
एक पेयर का डोनर बनेगा, वन डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होएगा, और सेकंड स्पीसीज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होएगी। तो जो बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं जी हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो जो आपके बात दिमाग में आई ना, इलेक्ट्रॉन डोनर है, दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हो आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। तो जब आपके पास लूज गेन का गेम हो रहा हो तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। दूसरा, अगर एक सिंगल साइडेड शेयरिंग चल रही हो तो कोऑर्डिनेट, और डबल साइडेड शेयरिंग चल रही हो तो उसको बोलते हैं जी कोवैलेंट बॉन्ड। तो अपने दिमाग में जो आप एक बात सेट करेंगे कि सर हम पढ़ क्या रहे हैं, मैंने कहा जी आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। सर तीनों को पढ़ किस में रहे हैं? मैंने कहा जी ऑक्टेट रूल रिस्पॉन्सिबल था। ऑक्टेट रूल को पढ़ते हुए हमारे दिमाग में तीन बातें आई कि कहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो लूज गेन शेयर के बेसिस पे तीन टाइप के बॉन्ड हम बना सकते हैं। एक होएगा आयनिक बॉन्ड जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। दूसरा होएगा आपके पास शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, वो अगर दोनों साइड से शेयरिंग हो। सर एग्जांपल दो। बिल्कुल लो जी, अगर मैं फ्लोरीन के बीच दोनों साइड से शेयरिंग करवा रहा हूं तब जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट है। लेकिन अगर मैं अमोनिया और BF3 के बीच इसका लोन पेयर, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्डिंग करवा रहा हूं तो उसको हम बोलते हैं जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। इसमें दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की। इसमें शेयरिंग तो हुई बट वन इज द प्योरली डोनर एंड सेकेंड इज प्योरली एक्सेप्टर। लेकिन यहां डोनेशन होकर आयन नहीं बने, बॉन्ड बनने के बाद भी वो शेयरिंग की है। अगर यहां हल्का फुल्का आपको 11th स्टैंडर्ड में आप हो, ऑब्जेक्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मेरे साथ रुकिए आप। पहले मैं आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में एग्जैक्ट आइडिया पकड़ा दूं, देन आफ्टर हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट द कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। क्या करेंगे जी इसमें आप? नंबर 1, सबसे पहली बात, किसी भी बॉन्ड के बनने में जो उसके पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो कौन है जी? वो है आयंस। कहते जी आयंस के टाइप बताओ। मैंने कहा जी आयंस के टाइप, वन इज अ कीटायन, सेकंड इज एन आयन। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। उसने कहा कीटायन कहां से आएगा? मैंने कहा जी कीटायंस जनरली, इन जनरल मेटल्स होते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का अप्रोक्सीमेट 85% मेटल्स है। जैसे फर्स्ट की बात कर ले, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस। अगर आपके दिमाग में आया कि सर फर्स्ट कौन है, तो आपकी पीरियोडिक टेबल का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेंबर्स, ये मेटल्स हैं सारे के सारे। तो क्या मेटल्स के अलावा भी कीटायंस हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स भी, क्या ऐसा भी होता है कि नॉन मेटल भी कीटायनिक रोल करे? बिल्कुल होगा जी, कीटायनिक रोल करने वाला कौन होगा, चेक कर लेते हैं। सॉलिड PCl5 में जो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस का कॉम्बिनेशन है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस का कॉम्बिनेशन, उसमें जो PCl4 प्लस है, आपको पता है सॉलिड PCl5 के अंदर आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सॉलिड PCl5 के अंदर आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये इसका कीटायन होएगा। और ये वाली स्पीसी जो PCl6 माइनस लिखी हुई है,
ये आपके पास एनायनिक स्पीसीज होगी। क्या और एग्जांपल भी आपके पास? हाँ जी, सोलिड N2O5, इसका जो कीटायन होएगा वो NO2 प्लस, और जो एनायन है वो NO3 माइनस है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब, क्या कोई भी कीटायन नॉन मेटल का ग्रुप हो सकता है? तो आंसर है हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे और भी एग्जांपल है, सोलिड Cl2O7, सोलिड Cl2O6, इनके बारे में भी सोचिएगा आप। आगे जाकर मैं इन सब बातों के जवाब आपको दूंगा, क्वेश्चंस के थ्रू दूंगा। तो कुल मिलाकर मेरा दिमाग और आपका दिमाग एक तरफ चलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? आयंस हैं जी। आयंस कौन कौन होते हैं? कीटायन एनायन। कीटायंस कहां से आएंगे? जनरली फ्रॉम मेटल। क्या ऑलवेज फ्रॉम मेटल लिखना गलत है? बिल्कुल गलत है। आजकल तो चल ही रहा है, वर्ड्स में उलझाते हैं आपको हर पेपर में। ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। सोलिड PCl5 में PCl4 प्लस है, सोलिड N2O5 में कीटायन NO2 प्लस है। सिमिलरली मैंने आपको बोला कि इस पर आप सोचना शुरू करें कि Cl2O7 में, Cl2O6 में कौन कौन से कीटायन एनायन हो सकते हैं। सोचिएगा, इस पर जवाब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं आपको जवाब दूंगा इसका, या थोड़ा सर्च मारिएगा बुक्स में जाकर। चलिए, अब जो लाइन थी आपके पास, सेकंड नंबर की आयंस कौन कौन है, थर्ड नंबर आपको मिलेगा कि इन कीटायन एनायन के बीच में कौन सा फोर्स, विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। उसका आंसर है, जिसको आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, के Q1 Q2 अपॉन R²। ये Q1 Q2 क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे कीटायन और एनायंस के चार्ज हैं। चार्ज है, चार्ज मतलब क्या हुआ? उसी चार्ज को आप लोग क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोवैलेंसी। उन्हीं चार्ज को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है भाई? चार्ज है। सर एग्जांपल से बताइए। लो जी, एग्जांपल से बता देते हैं आपको। जैसे कि आपके पास Na प्लस हुआ, +1 इलेक्ट्रोवैलेंसी है। क्लोराइड हुआ -1 इलेक्ट्रोवैलेंसी है। सल्फेट हुआ -2 इलेक्ट्रोवैलेंसी है। फॉस्फेट हुआ -3 इलेक्ट्रोवैलेंसी है। नाइट्रेट हुआ -1 इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो +1 इलेक्ट्रोवैलेंसी, -1 इलेक्ट्रोवैलेंसी, -2 इलेक्ट्रोवैलेंसी, -3 इलेक्ट्रोवैलेंसी, -1 इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी है। अब हमें साफ साफ पता चल गया कि जो F है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? F इंडिकेट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, कूलम्बिक फोर्स को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, उस कूलम ने ही इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमसे डिस्कशन किया। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात मैंने आपसे की है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सल्फेट? योर आंसर शुड बी -2। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फॉस्फेट? योर आंसर शुड बी -3। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम +1? योर आंसर शुड बी +1। ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं विद एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में हम लोगों ने उठाया NaCl। किस बिहाफ पे सिखाना चाहेंगे? ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या आप एनर्जी कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। जेई मेंस के क्वेश्चन में इसके इमीडिएट बाद ही आपके सामने रखूंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो आपको कैसे एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है उसके बारे में बताते हैं। चलिए अभी बात करते हैं ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्टेट रूल। लीजिए, Na, इधर क्या लिखा जी? क्लोराइड, क्लोरीन। ये सोडियम, ये क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप 10th स्टैंडर्ड से आ रहे हैं तो 281 है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड से नहीं आ रहे हैं, 11th 12th पढ़े हुए हैं, तो 1s2
2s2 2p6 3s1 है। यहां इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप 10th स्टैंडर्ड से आ रहे हैं तो 287 है, और 12वीं पढ़े हुए हैं ये 10 हुआ, 17 करने के लिए यहां 5 हुआ। ठीक है जी। अब मुझे थोड़ा सा नजर मारनी है आउटर मोस्ट शेल। वर्डिंग सुना करो बच्चे ध्यान से। आउटर मोस्ट शेल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हमारे घर की बाहर वाली दीवार। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये पूरा के पूरा थर्ड 3s1 ये आउटर मोस्ट शेल हुआ। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये पूरा के पूरा आउटर मोस्ट शेल हुआ। जनरली मैं बच्चों से क्लास में पूछता हूं कि आउटर मोस्ट शेल क्या, तो बच्चे कहते हैं जी इसमें 3s1, यहां तो लग गया उनका तुक्का। बोलते हैं 3p5, यहां उनका तुक्का नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि थर्ड से बिलोंग करते हुए सारे के सारे सब शेल, ये पूरा की पूरा, अगर आप 10th से आ रहे हैं तो 1 2 3 में थर्ड से जुड़ा हुआ सब कुछ 1 2 3 सारा के सारा आउटर मोस्ट शेल है। यहां 1 2 3 के 3 से जुड़ा हुआ सारा का सारा आउटर मोस्ट शेल है। अब 11वीं 12वीं पास है, फिर आपके लिए दिक्कत नहीं है। 3s1 इज आउटर मोस्ट शेल, 3s2 3p5 इज आउटर मोस्ट शेल। अब हुआ क्या, ये भाई साहब तो थे मेटल, और ये भाई साहब है नॉन मेटल। इनको बहन जी बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मेटल की आदत क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। s, हाँ इसके आगे p पड़ा हुआ है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मेटल के लिए ज्यादा इजी है। कोई भी मेटल की डेफिनेशन क्या लिखता है? मेटल का सीधा सीधा मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर्स। मेटल का सीधा सीधा मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो आपके पास बना Na1 Na+1, और आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो लुईस कोसेल का ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया। लुईस कोसेल का क्या ड्रीम था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होना चाहिए वो 8 हो, जिससे कि वो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बियर कर ले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, अगर आप 9वीं 10वीं में इलेक्ट्रॉन डोनेशन को पढ़कर आए हैं तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लेकिन यहां अटकना मत, अगर आपको ये ऑक्सीडेशन ना समझ में आए तो इसको रख लेना अपने साथ, हम बाद में बात करेंगे। अब पूरे सिस्टम के अंदर आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? ऊपर से आ गया हमारे नॉन मेटल। और नॉन मेटल की डेफिनेशन जनरली हम क्या लिखते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स हैं, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनर, नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन जो इस सिस्टम में है उसी इलेक्ट्रॉन को वापस ये क्लोरीन एक्सेप्ट करके क्लोराइड बनाएगा, 288 बनेगा। इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी 8 हो गए। बच्चे कहते सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो एटम्स की लॉटरी लग गई। मैंने कहा एटम्स की लॉटरी नहीं लगी है, एटम्स के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ जी, ये आउटर मोस्ट में 8 हुआ, आउटर मोस्ट में 8 हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, सोडियम +1 बन गया और क्लोरीन -1 बन गया। एटम्स का जो नया फॉर्म है वो क्या बन गए? आयंस। और आयंस का मतलब है चार्ज्ड है। भाई साहब चार्ज्ड है, कहते हैं ना खाना खा के चार्ज हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक पी के चार्ज हो गया, ये चीज खाकर ही चीज पीकर वो चार्ज हो गया। भाई साहब चार्ज हो गई, ये रिएक्टिव हो गई ये। सर ये तो नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ, एक कंपाउंड बनने की तरफ हमारा पहला स्टेप हो गया। Na+ का ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl- का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों के बीच एक पावरफुल फोर्स लग रहा है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन्होंने मिलकर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल Na+Cl- बना लिया। गलती से भी कोई NaCl के बीच इस टाइप का बॉन्ड नहीं शो करेगा, ये गलत है। क्योंकि Na+ और Cl- के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ये उस अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से बॉन्डेड है। तो अगर आप मेरे साथ
पहले पेज पे चलना पसंद करें। पहले पेज पे हमने क्या लिखा था भाई? पहले पेज पे हमने लिखा था कि हमें बॉन्ड बनाना है, ठीक है, हमें बॉन्ड बनाना है। केमिकल बॉन्ड क्या है जी? फोर्स है। वो फोर्स यहां कौन है? वो फोर्स यहां कौन है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसने केटायन एन को क्या किया हुआ है? बांधा हुआ है। तो NaCl के बीच एक पावरफुल फोर्स काम कर रहा है। गलती से भी NaCl को इस तरीके से आप शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये शेयरिंग को शो कर रहा है और ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, सब में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये स्टेबल हो रखे हैं। तो फोर्स जो होल्ड कर रहा है, भाई साहब यहां कौन सा फोर्स है? यहां कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। किसको होल्ड कर रहा है? आयंस को होल्ड कर रहा है। तो हुई ना बात केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्ड इज द बॉन्ड विच होल्ड्स द एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स। सर एटम बताते हैं, वो मॉलिक्यूल्स वो भी बताएंगे। अभी किसको होल्ड कर रहा है? अभी होल्ड कर रहा है आयंस को। तो अगर इस आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली ऑन द बिहाफ ऑफ सीख गए हो, ऑक्टेट रूल, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक, फिर आपको समझ में आएगा। अगला पार्ट अवेलेबल है मेरे इसी ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है केमिस्ट्री वाले सर। तो पढ़ते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको फर्दर एक्सप्लोर करूंगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू।